अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जिस सब टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम लोग बेसिकली सीखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन को बनाना। ठीक है, और आपकी बुक D3 की एक्सरसाइज 6C है। तो इस पूरी की पूरी वीडियो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट किसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व कर रहा है, वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर। ठीक है, तो जरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, गिवन दैट y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी पैसेस थ्रू द पॉइंट 1, 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ c। देखो एक सिचुएशन अपने जहन में बैठा लो, अगर तुम्हारे पास एक इक्वेशन मौजूद है और तुम्हारे पास एक कोऑर्डिनेट मौजूद है तो तुम बहुत इजीली y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल लोगे, जिसको हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन के अंदर। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। m represents slope or gradient, c represent y intercept. So if you need to find the y intercept, अगर आपने y intercept मालूम करना है जिसको हम यहाँ c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके पास एक इक्वेशन मौजूद है, एक कोऑर्डिनेट मौजूद है, उन कोऑर्डिनेट को इक्वेशन में पुट करवाइए, c की वैल्यू आ जाएगी। इस पॉइंट को जहन में रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला काम, इन द अबव इक्वेशन वी हैव एन इक्वेशन विद अ पॉइंट। हमारे पास एक इक्वेशन मौजूद है, एक पॉइंट मौजूद है, हमने c मालूम करना है जो कि y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो जनाब इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ गिवन पॉइंट इन इट। क्या करें, अगर आपके पास एक इक्वेशन मौजूद है, कोऑर्डिनेट मौजूद है, उन कोऑर्डिनेट्स को इक्वेशन के अंदर पुट करवाइए, आपके पास c की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो वी आर प्रोवाइडेड विद अ पॉइंट दैट इज 1, 2। सो पुट दीज कोऑर्डिनेट्स इन द गिवन इक्वेशन एज। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 2। इन कोऑर्डिनेट्स को y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी में पुट करवाइए, आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। सिचुएशन क्या है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी। आपके पास जो कोऑर्डिनेट है उसमें x कोऑर्डिनेट 1 के बराबर है, y कोऑर्डिनेट 2 के बराबर है, तो y की जगह 2 पुट कीजिए, x की जगह 1 पुट कीजिए। सो सिचुएशन आपके पास इस तरीके से आ जाएगी कि 2 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस सी। माइनस 1 इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाकर प्लस 1 के बराबर हो जाएगा और c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3 के बराबर। सो इस सवाल में आपने क्या सीखा, इफ यू हैव एन इक्वेशन, इफ यू हैव अ कोऑर्डिनेट, जस्ट पुट दीस कोऑर्डिनेट इन द इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट और c। इस पॉइंट को जहन में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू each other of the following pairs of point। अब मेरे पास हम लोगों ने एक इक्वेशन मालूम करनी है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, और हमारे पास जो पेयर है पॉइंट्स के वो कौन कौन से जरा देख लो। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल सॉल्व पार्ट एफ। इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट हैं, इसमें हम पार्ट एफ को सॉल्व करेंगे। पार्ट एफ में मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। दो कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, के कोऑर्डिनेट है -7 -5 के बराबर, एल कोऑर्डिनेट है -1 -1 के बराबर। ठीक है, तो हमने इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की मदद से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करनी है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जर्नल क्या होती है जनाब, तो जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को आप लिखते हो y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में, जिसमें m बराबर होता है स्लोप या ग्रेडियंट के, c बराबर होता है y इंटरसेप्ट के। m मालूम किस तरीके से करोगे, वेयर m इक्वल्स टू स्लोप और ग्रेडियंट, c इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द स्लोप और ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइडेड। आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइडेड हैं, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की मदद से आप सबसे पहले स्लोप या ग्रेडियंट मालूम कर लीजिए। स्लोप या ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपने इसमें दोनों पॉइंट्स k और l के y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 पुट करवा दिया। y2 की वैल्यू को मैंने -1 पुट किया, ठीक है, y1 की वैल्यू को मैंने -5 कंसिडर किया, x2 की वैल्यू को मैंने -1 कंसिडर किया और x1 की वैल्यू को मैंने -7 कंसिडर किया। सो सिचुएशन क्या बन गई, -1 माइनस इंटू -5 -1 माइनस इंटू -7। ये वाला माइनस फॉर्मूले का है और ये वाला माइनस वैल्यू का है। तो -1 प्लस 5 -1 प्लस 7 के बराबर हो गया, -1 प्लस 5 बराबर हो गया 4 के, -1 प्लस 7 बराबर हो गया 6 के। 4/6 ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं 2 के, तो इसकी वैल्यू आ गई 2/3। मतलब स्लोप आपके पास कितना आ चुका है, 2/3 के बराबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नाउ वी कैन राइट द जर्नल इक्वेशन एज। अब हमारे पास जर्नल इक्वेशन में किन किन चीजों की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास m की वैल्यू आ चुकी है और वो वैल्यू 2/3 के बराबर है। तो मैं इस सिचुएशन को इस तरीके से लिख सकता हूं कि y इक्वल्स टू 2/3 x प्लस c। अब मुझे c की वैल्यू मालूम करनी है। c की वैल्यू मालूम करने के लिए मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि आपके पास अगर कोई भी कोऑर्डिनेट मौजूद है तो आप उस कोऑर्डिनेट को इक्वेशन में पुट करवाइए,
आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, कौन कौन से, -7 -5 और -1 -1। आप इन दोनों में से कोई सा भी कोऑर्डिनेट इस जर्नल इक्वेशन में पुट करवा दोगे, आपका आंसर सेम रहेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने अगर यहाँ l कोऑर्डिनेट्स यूज कर लिए हैं तो इसका मतलब नहीं है कि k कोऑर्डिनेट यूज करने से आंसर कुछ और आएगा, k कोऑर्डिनेट करने से भी यूज करने से भी आंसर सेम ही होगा। तो मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू भी -1 के बराबर, x की वैल्यू भी -1 के बराबर, तो -1 = 2/3 इंटू -1 प्लस c। सिचुएशन क्या हो जाएगी, -1 = -2/3 प्लस c, -2/3 के दूसरी तरफ जाकर +2/3 के बराबर हो जाएगा। एलसीएम लेकर जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो c की वैल्यू बराबर हो जाएगी -1/3 के बराबर। अब आपके पास m की वैल्यू भी आ चुकी है, आपके पास c की वैल्यू भी आ चुकी है। y = mx प्लस c में जब आप दोनों वैल्यूज पुट करवाओगे तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, y = 2/3x - 1/3। So this is the equation of a straight line passing through point K and L। ठीक है जनाब, तो अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। Question number 5. Write down the equation of the straight line which passes through the origin and with gradient 2। अब आपने एक ऐसी इक्वेशन मालूम करनी है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन का मतलब x की वैल्यू भी 0 के बराबर, y की वैल्यू भी 0 के बराबर। इसका मतलब आपके पास कोऑर्डिनेट तो मौजूद है, दैट इज 0,0, ठीक है, और इसका ग्रेडियंट 2 के बराबर है। तो जनाब ये तो बहुत ही आसान सवाल है क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हमें करनी नहीं है। इन द अबव इक्वेशन वी हैव ग्रेडियंट दैट इज 2 एंड द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन दैट इज 0,0। अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है इसका मतलब इसका y एक्सिस भी 0 के बराबर, इसका y कोऑर्डिनेट भी 0 के बराबर और इसका x कोऑर्डिनेट भी 0 के बराबर। इसका मतलब मुझे y इंटरसेप्ट ऑटोमेटिकली मिल गया। y इंटरसेप्ट कैसे ऑटोमेटिकली मिल गया, क्योंकि y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां से कोई भी लाइन y एक्सिस को कट कर रही होती है। अब ये y एक्सिस को ओरिजिन पे कट कर रहा है तो आपके पास c की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 के बराबर हो गई। We need to write the equation of the straight line. Journal equation of a straight line can be written as, journal equation क्या है, y = mx plus c। m रिप्रेजेंट करता है स्लोप को जो कि आपके पास 2 के बराबर है। तो जनाब मैं इस सिचुएशन को इस तरीके से लिख सकता हूं कि जनाब we have the value of m as it is slope and its value is 2, but we need to find the value of c. For this you need to put the value of coordinates given in the question, और क्वेश्चन में क्या वैल्यूज गिवन है, 0,0। in general equation we can written as y = mx plus c। m की वैल्यू 2 के बराबर, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहे हैं तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,0 है, तो y की जगह भी 0 पुट कीजिए, x की जगह भी 0 पुट कीजिए। सो c की वैल्यू बराबर हो गई 0 की, ठीक है। m की वैल्यू 2 के बराबर क्वेश्चन में मेंशन थी, c की वैल्यू 0 के बराबर, जो कि आप ओरिजिन से भी मालूम कर सकते थे और आप वैल्यूज पुट कर भी मालूम कर सकते हो। दोनों तरीकों से आपके पास सिचुएशन मौजूद है। तो जर्नल इक्वेशन को किस तरीके से लिखोगे, m और c दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। सिचुएशन बन जाएगी आपके पास कुछ इस तरीके से, y = 2x + 0, क्योंकि c की वैल्यू 0 के बराबर और इसको लिखना जरूरी नहीं है तो ये बराबर हो जाएगा y = 2x के, ठीक है जनाब। तो ये कुछ डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिनको आपने जहन में रखते हुए काम करना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स फाइंड द ग्रेडियंट एंड द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन वेयर पॉसिबल स्टेट द इक्वेशन ऑफ ईच लाइन। आपके पास कुछ डायग्राम मौजूद हैं, आपने उनका ग्रेडियंट मालूम करना है, आपने उनका y इंटरसेप्ट मालूम करना है जहां ये पॉसिबल है, और उसके अलावा आपने ये भी बताना है कि जनाब इन लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी। तो पहले इस लाइन को देखो ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है x एक्सिस की। अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो उसका स्लोप 0 के बराबर हो जाता है। ये बात हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जरा इसको देखो, इन दिस डायग्राम वी हैव अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कट्स द y एक्सिस एट 1, और ये y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही है, 1 के बराबर। आगे बढ़ते हैं। सो इट्स स्लोप विल बी 0। अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसका स्लोप 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। यहां पर भी 1 के बराबर है, यहां पर भी 1 के बराबर, यहां पर भी 1 के बराबर, तो y2 - y1 0 के बराबर हो गया। इस वजह से इस पूरी की पूरी लाइन का स्लोप 0 के बराबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सो वी कैन राइट इट्स इक्वेशन एज, अब क्या क्या चीजें मौजूद हैं, स्लोप 0 के बराबर मौजूद है, y एक्सिस को ये 1 पर कट कर रहा है, इसका मतलब m की वैल्यू 0 के बराबर और y इंटरसेप्ट की वैल्यू 1 के बराबर। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, y = 1।
ठीक है। इसको अगर फिर भी समझ में ना आए तो सबसे पहले तुम लोगों ने बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक को जरा एक बार फिर से उस वीडियो को देख लेना, उसमें तुम बहुत ज़्यादा वो तुम्हें हेल्प आउट करेगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। जब कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो उसका स्लोप अनडिफाइंड हो जाता है। चार तरह के स्लोप हमने पढ़े थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और अनडिफाइंड। अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसका स्लोप अनडिफाइंड हो गया, इसका मतलब इसके m की वैल्यू तो अनडिफाइंड है, ठीक है। और इसका x इंटरसेप्ट क्या है? x इंटरसेप्ट का मतलब कि ये किस जगह पर x एक्सिस को कट कर रहा है। ये x एक्सिस को कट कर रहा है 1.5 पर, ठीक है। तो इसकी सिचुएशन क्या हो जाएगी जरा गौर से देखो। इन दिस डायग्राम वी हैव अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कट्स द x एक्सिस एट 1.5, ठीक है। अब ये x एक्सिस को 1.5 पर कट कर रहा है, पैरेलल टू y एक्सिस है, सो इट्स स्लोप विल बी अनडिफाइंड एज नो चेंज हैज बीन डन अलोंग x एक्सिस। क्योंकि ये पैरेलल टू y एक्सिस है तो आप किसी भी पॉइंट पर वैल्यू ले लो, x की वैल्यू विल रिमेन अनचेंज, ठीक है। तो इसका मतलब इसका स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब डिनोमिनेटर जीरो के बराबर है तो जब भी आप किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करवाते हो तो होल वैल्यू विल बी इंफिनिटी, अनडिफाइंड, तो इसका स्लोप अनडिफाइंड है। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि जनाब जब भी कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है तो उसकी इक्वेशन हमेशा x इक्वल्स टू की फॉर्म में लिखी जाती है। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? क्योंकि ये एग्जैक्टली x इक्वल्स टू 1.5 से पास हो रहा है और किसी और जगह पर इसकी x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल्स टू 1.5 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसमें देखो, इसमें तुम्हारे पास एक लाइन मौजूद है, ठीक है, जो दोनों एक्सिस को कट कर रही है। y एक्सिस को ये कट कर रही है -1 पर, x एक्सिस को ये कट कर रही है +1 पर, ठीक है। सबसे पहले इसका मतलब मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। एक कोऑर्डिनेट है 1,0, ये वाला कोऑर्डिनेट मेरे पास 1,0 के बराबर है। क्योंकि इस जगह पर ये x एक्सिस को कट कर रहा है तो इसकी x की वैल्यू 1 के बराबर, y की वैल्यू 0 के बराबर। इस जगह पर ये y एक्सिस को कट कर रहा है तो इसका मतलब इसकी x की वैल्यू 0 के बराबर और y की वैल्यू -1 के बराबर। तो इस वाले पॉइंट को मैं कह सकता हूँ 1,0 और इस वाले पॉइंट को मैं कह सकता हूँ 0,-1, ठीक है। तो जनाब सबसे पहले आप लोगों ने इसका स्लोप मालूम करना है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है जनाब? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप वैल्यूज पुट करवा दीजिए, आपके पास m की वैल्यू 1 के बराबर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसका मालूम करना है जनाब y इंटरसेप्ट। मुझे पता है कि ये y एक्सिस को -1 पे कट कर रहा है तो इसके y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो गई? -1 के बराबर। तो आपके पास m की वैल्यू 1 के बराबर ऑलरेडी आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। y इंटरसेप्ट की वैल्यू -1 के बराबर आ चुकी है क्योंकि क्लियरली मेंशन है कि y एक्सिस को -1 पे कट कर रहा है। तो जनाब इसकी इक्वेशन किस तरीके से लिखोगे? y इक्वल्स टू 1x - 1, मतलब m की वैल्यू भी 1 के बराबर और c की वैल्यू -1 के बराबर, और सिचुएशन क्या बन जाएगी? y इक्वल्स टू x - 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन खासकर इसलिए कराया गया ताकि कुछ चीजें खुलकर सामने आ जाए। पैरेलल टू y एक्सिस की इक्वेशन कैसे बनेगी, पैरेलल टू x एक्सिस की इक्वेशन कैसे बनेगी, ठीक है। एंड फाइनली इस इक्वेशन में भी तुम्हारे पास दो पॉइंट्स मौजूद हैं। ये लाइन दोनों एक्सिस को कट कर रही है, जिस जगह पर ये x एक्सिस को कट कर रही है उस जगह पर इसके पॉइंट हो जाएंगे 2,0। देखो इस जगह पर क्या सिचुएशन है मेरे पास, इस जगह पर मेरे पास जो सिचुएशन मौजूद है इसके हिसाब से ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है। जब x एक्सिस को कट कर रही है तो y की वैल्यू तो 0 के बराबर हो गई, x की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी क्योंकि 2 के पॉइंट से टच कर रही है। इसी तरीके से y एक्सिस पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जब ये y एक्सिस को कट करेगा तो इसके x की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी और y की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। मतलब मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, एक कोऑर्डिनेट है 2,0 और एक कोऑर्डिनेट है 0,1। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? स्लोप निकाल लूंगा, और आप लोगों को स्लोप निकालने का तरीका आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। जब आपने स्लोप निकाला तो आपके पास स्लोप की वैल्यू -1/2 के बराबर हो गई। दूसरी बात, इसका y इंटरसेप्ट क्या है? ये +1 पर y एक्सिस को कट कर रहा है तो इसका y इंटरसेप्ट +1 के बराबर हो गया। अब आपके पास c की वैल्यू भी मौजूद है, m की वैल्यू भी मौजूद है, इक्वेशन में पुट करवाइए। सिचुएशन क्या बन जाएगी? y इक्वल्स टू x की वैल्यू -1/2, तो मैंने m की जगह -1/2 लिख दिया। y इक्वल्स टू mx प्लस c होती है, m स्लोप के बराबर होता है, स्लोप मेरे पास -1/2 के बराबर है, तो y इक्वल्स टू -1/2 इंटू x
प्लस सी की जगह सी की वैल्यू 1 के बराबर थी तो मैंने सी की जगह 1 पुट कर दिया। सिचुएशन क्या बन गई, y इक्वल्स टू माइनस हाफ एक्स प्लस 1। ये सिचुएशन मुझे क्या बता रही है कि इसका y इंटरसेप्ट 1 के बराबर है और इसका स्लोप माइनस हाफ के बराबर है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप किसी भी इक्वेशन को y इक्वल्स टू की फॉर्म में लिख दोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली y इंटरसेप्ट और स्लोप आ जाएगा कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसकी साइन के साथ वो उसका स्लोप बन जाएगा और जो कांस्टेंट वैल्यू मौजूद होगी दैट वुड बी योर y इंटरसेप्ट। तो आई बिलीव कि यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द डायग्राम शोज ट्राइंगल ABC विद द वर्टिसेस A 1,1, B 1,3 एंड C 5,5। आपने सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मालूम करना है, ठीक है। अब वही प्रॉब्लम, अगर मैं A और B को बेस कंसिडर कर रहा हूं तो मेरे पास पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर आना चाहिए जो कि इस बेस के ऊपर आ जाए, ठीक है। इसको हम लोगों ने एक्सरसाइज 6B और 6A के अंदर भी डिस्कस किया था। अब क्या करूंगा, सवाल को स्टार्ट करते हैं। इन पार्ट 1 वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बट फॉर दिस केस वी मस्ट हैव अ परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम ट्राइंगल्स पीक दैट इज C। अगर मैं A और B को बेस कंसिडर कर रहा हूं तो मेरे पास पीक हो जाएगी C के बराबर, ठीक है। क्यों, अब A और B को, अगर आप A को पीक कंसिडर करोगे तो फिर अगर आप B को पीक कंसिडर करोगे तो A और C आपके लिए बेस बन जाएगा, ठीक है। अगर आप A को पीक कंसिडर करोगे तो B और C आपके लिए बेस बन जाएगा। अब मेरे लिए एक बड़ी आसानी सी चीज़ है कि भाई मैंने AB को बेस कंसिडर कर लिया और C को मैंने पीक कंसिडर कर लिया, और जब तक मेरे पास इस पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर लाइन नहीं आ जाती मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम नहीं कर सकता। तो जनाब we can draw that perpendicular from the peak of the triangle as, मैंने इस पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली लाइक दिस, ठीक है। और ये लाइन 0.5 पर y एक्सिस देख रहे हो, ये इस जगह पर लाइन AB को, जिसको मैंने बेस कंसिडर किया है, इसको कट करेगी, इसको इंटरसेक्ट करेगी। मतलब अगर मैं AB को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो ये किस जगह पर जाकर इस परपेंडिकुलर लाइन को मीट करेगी, 1,5 पर। क्यों, देखो गौर से, अगर आप इस AB को एक्सटेंड करते हो तो ये AB एक्सटेंड होकर इस जगह पर इस रेड लाइन से मिलेगी जिसको मैंने परपेंडिकुलर कंसिडर किया है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x एक्सिस पे इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, y एक्सिस पे इसकी वैल्यू 5 के बराबर है। तो इसका मतलब मेरे पास इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मौजूद है, दैट इज 1,5। सही है। नाउ यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन। सबसे पहले आपने इस परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ मालूम करनी है। आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, c की वैल्यू 5,5 के बराबर, और जिस जगह पर ये परपेंडिकुलर लाइन बेस के बिल्कुल पैरेलल आ रही है उसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 1,5 के बराबर। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लीजिए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिचुएशन आपके पास मौजूद है, तो जनाब आपके पास इस परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 4 के बराबर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर हाइट आपके पास आ चुकी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट। तो परपेंडिकुलर हाइट आपने निकाल ली, बेस की वैल्यू निकालनी है, मतलब A से लेकर B तक का लेंथ मालूम करनी है। तो A से लेकर B तक की लेंथ मालूम करने के लिए भी आपको जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो A से लेकर B तक की डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाओगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो AB की वैल्यू मेरे पास कितने के बराबर आ गई, 2 के बराबर। सो बेस की वैल्यू 2 के बराबर, परपेंडिकुलर लेंथ की वैल्यू 4 के बराबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। सिचुएशन क्या हो जाएगी आपके पास, 1/2 इक्वल्स टू बेस की वैल्यू 2 के बराबर, परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू 4 के बराबर। सॉल्व करोगे तो आपके पास एरिया की वैल्यू बराबर हो गई 4 यूनिट स्क्वायर की, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों ने एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम कर लिया। इस चीज को आप एक्सरसाइज 6A में भी सीख चुके थे, 6B में भी सीख चुके हो। एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी में हमने क्या करना है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू B एंड C, ठीक है। इन पार्ट 2 यू नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पैसिंग थ्रू B एंड C। तो आपके पास B और C के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, ग्रेडियंट का फॉर्मूला भी पता है कि m इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो जनाब वैल्यू में पुट करवा दीजिए। फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, m इक्वल्स टू 5 - 3 अपॉन 5 - 1, 2/4 इक्वल्स टू 1/2। तो पार्ट 2 में आपने B और C का ग्रेडियंट मालूम करना था, वो आपने मालूम कर लिया, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, हाफ के बराबर, ठीक है जनाब। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 देखो. द डायग्राम शोज ट्राइंगल ABC विद द वर्टिसेस A 1,1, B 1,3, C 5,5. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू A and C. अब आपने A और C की इक्वेशन बनानी है, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल्स टू mx प्लस c. ठीक है, और m का मतलब होता है स्लोप के बराबर, c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट के बराबर. तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा जनाब? सबसे पहले हमें स्लोप मालूम करना पड़ेगा, ग्रेडियंट मालूम करना पड़ेगा बिटवीन a एंड c. और ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो जनाब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करवा दीजिए. y2 माइनस y1 का मतलब 5 माइनस 1, x2 माइनस x1 का मतलब भी 5 माइनस 1, क्योंकि मेरे पास a के कोऑर्डिनेट्स 1,1 के बराबर हैं और c के कोऑर्डिनेट्स 5,5 के बराबर है. तो स्लोप की वैल्यू आ गई 1 के बराबर. अब मेरे पास जनरल इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c में मैं m की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, तो सिचुएशन क्या बन गई? y इक्वल्स टू x प्लस c. अब आपने c की वैल्यू मालूम करनी है, और हम इस स्लाइड के शुरू में ही सीख चुके हैं कि अगर आपके पास इक्वेशन मौजूद है, स्लोप मौजूद है और एक कोऑर्डिनेट मौजूद है, तो उस कोऑर्डिनेट को आप पुट करवा दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा. तो जनाब मैं इन दोनों में से a और c, क्योंकि मैं a और c के दरमियान जनरल इक्वेशन मालूम कर रहा हूं, मैं इन दोनों में से कोई सा भी कोऑर्डिनेट यहां पर पुट करवाऊंगा, मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी. तो मैं यहां 5,5 पुट करवा देता हूं. आप 1,1 पुट करवाओगे तो भी आपका आंसर सेम रहेगा, क्योंकि ये लाइन a और c दोनों से पास हो रही है. तो आप a का कोऑर्डिनेट पुट करवाओ या c का कोऑर्डिनेट पुट करवाओ, आपके पास ऑटोमेटिकली y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी. सो y इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5. तो जनाब मैं वैल्यू पुट करवा देता हूं. y इक्वल्स टू x प्लस c में y की वैल्यू भी 5 के बराबर, x की वैल्यू भी 5 के बराबर. ये 5 वहां जाकर माइनस के बराबर हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 के बराबर. इसका मतलब मेरे पास c की वैल्यू हो गई है 0 के बराबर. तो अब मेरे पास जनरल इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू x प्लस c मौजूद थी. अब आपने इस c की जगह 0 पुट करवा देना है, क्योंकि इसका y इंटरसेप्ट 0 के बराबर है. तो सिचुएशन क्या हो गई? y इक्वल्स टू x प्लस 0 या y equals to x. So this is the equation of the line passing through A and C. ठीक है जनाब, आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं. अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 को देखो. द लाइन्स 2x माइनस 5 इक्वल्स टू ky एंड द k प्लस 1 इंटू x इक्वल्स टू 6y माइनस 3 हैव द सेम ग्रेडियंट्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. आपके पास दो लाइंस मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि इन दोनों के ग्रेडियंट्स बराबर हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. सवाल शुरू करने से पहले इस बात को अपने जहन में बिठा लो कि अगर तुम किसी भी लाइन इक्वेशन को y इक्वल्स टू की फॉर्म में लिखते हो, मतलब y को सब्जेक्ट बनाते हो, तो x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा दैट वुड बी योर ग्रेडियंट. तो हम यही काम यहां पर भी करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. We have discussed previously that if you write your equation in such a way that y is the subject of the equation, then the coefficient written with x will be considered as gradient. तो जनाब हम यहाँ पर यही काम करेंगे. We have two equations and for our ease we will make y as the subject in these equation. हमारे पास दो इक्वेशन मौजूद हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम y equals to की फॉर्म में लेकर आएंगे. तो हम सिचुएशन को किस तरीके से लिख सकते हैं मैथमेटिकली? देखो, इक्वेशन है 2x माइनस 5 इक्वल्स टू ky. अब मुझे y को आइसोलेट करना है, क्योंकि मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है. तो इस y के साथ k मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू का दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा. सिचुएशन क्या बन गई जनाब मेरे पास? y इक्वल्स टू 2x माइनस 5 अपॉन k इक्वल्स टू 2x अपॉन k माइनस 5 अपॉन k. अब x के साथ क्या लिखा हुआ है? x के साथ लिखा हुआ है 2 अपॉन k. इसका मतलब इस इक्वेशन का ग्रेडियंट 2 अपॉन k के बराबर है. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास? k प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 6y माइनस 3. मुझे यहां पर भी y को सब्जेक्ट बनाना है. इस y के साथ क्या क्या चीजें मौजूद है? 6y माइनस 3. सबसे पहले माइनस 3 इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा. इक्वेशन क्या बन जाएगी? k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 6y. मुझे y को आइसोलेट करना है. y के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा. सिचुएशन क्या बन जाएगी? y इक्वल्स टू k प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 2. ठीक है, इस पूरे स्टेप को तुम खुद से देख लेना, इसमें सीधी सीधी कैलकुलेशन है. आपने क्या किया? 6 आपके पास यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, आपने इसको इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भेजा, यहाँ आकर डिवाइड हो गया. आपने इस एलसीएम को ब्रेक किया, मतलब k प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन 6 प्लस 3 अपॉन 6. 3 अपॉन 6 को सिंप्लीफाई करोगे 1 अपॉन 2 हो जाएगा, जबकि k प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन 6 एज इट इज रहेगा. अब आपके पास इन दोनों इक्वेशन के स्लोप बराबर थे. इसका मतलब पहली इक्वेशन का स्लोप 2 अपॉन k के बराबर है, दूसरी इक्वेशन का स्लोप k प्लस 1 अपॉन 6 के बराबर है. तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इन दोनों के ग्रेडियंट्स बिल्कुल बराबर है. तो सिचुएशन क्या हो गई मेरे पास? 2 अपॉन k इक्वल्स टू k प्लस 1 अपॉन 6
क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 2 इंटू 6 इक्वल्स टू के इंटू के प्लस 1, सो ये हो जाएगा 12 इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस के के बराबर। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, 12 इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, सिचुएशन क्या बन गई, के स्क्वायर प्लस के माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है और आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमें पता है कि जनाब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो प्रोसीड करते हैं सवाल को। देखो इस सिचुएशन में क्या कह रहा है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब इसमें a की वैल्यू बराबर होती है स्क्वायर वाले वैल्यू के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ, b की वैल्यू बराबर होती है लीनियर वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ, और कांस्टेंट वैल्यू c के बराबर होती है। तो अगर आप पुरानी वाली इक्वेशन को देखते हो जो कि हमने इससे पहले सॉल्व की थी, के स्क्वायर प्लस के माइनस 12 इक्वल टू 0, तो मेरे पास a की वैल्यू बराबर हो जाएगी, सिचुएशन क्या थी, के स्क्वायर प्लस के माइनस 12 इक्वल टू 0। के स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट मौजूद है, कोई कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 के बराबर। के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ 1 मौजूद है, तो इसका मतलब b की वैल्यू पॉजिटिव 1 के बराबर। कांस्टेंट वैल्यू माइनस 12 के बराबर है, तो a की वैल्यू 1 के बराबर, b की वैल्यू भी 1 के बराबर, c की वैल्यू माइनस 12 के बराबर। सो इन वैल्यूज को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करवाते हैं, तो सिचुएशन मेरे पास ये बन गई। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो सिचुएशन आपके पास क्या बन जाएगी, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 48 अपॉन 2, और -1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपॉन 2। अंडर रूट 49 7 के बराबर होता है, तो सिचुएशन क्या बन गई, -1 प्लस माइनस 7 अपॉन 2। यहां से आपकी इक्वेशन दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगी, एक दफा आप पॉजिटिव 7 कंसिडर करोगे, एक दफा आप नेगेटिव 7 कंसिडर करोगे, तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, के इक्वल्स टू -1 माइनस 7 अपॉन 2 और के इक्वल्स टू -1 प्लस 7 अपॉन 2। ठीक है, आगे बढ़ो, k इक्वल्स टू -8 अपॉन 2 और k इक्वल्स टू 6 अपॉन 2। -8 अपॉन 2 -4 के बराबर हो जाएगा, 6 अपॉन 2 3 के बराबर हो जाएगा। सो आपके पास k की दोनों वैल्यूज आ गई, दैट इज -4 और 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को मीट करना था, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर आप y इक्वल्स टू की फॉर्म में इक्वेशन को लिख दोगे तो यू विल गेट ऑटोमेटिकली द स्लोप ऑफ द इक्वेशन, और अगर दो है तो फिर आप उन दोनों को y इक्वल्स टू की फॉर्म में लिखिए, फिर आपके पास x का जो भी कोफिशिएंट हो उनको कंपेयर करवाइए, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द स्लोप एग्जैक्ट। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ता हैं। Question number 11. Find the equation of the straight line passing through the point 3, -2 and having the same gradient as the line 2y equals to 5x plus 7. इसका मतलब इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस हमारे पास जो एक इक्वेशन मौजूद है उसको y इक्वल्स टू की फॉर्म में लिखेंगे तो मेरे पास स्लोप आ जाएगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, आपने जो इक्वेशन मालूम करनी है उसका स्लोप वही है जो कि इस इक्वेशन का है, दैट इज 2y इक्वल्स टू 5x प्लस 7। और उसके बाद आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स भी मौजूद हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को पुट करवाएंगे तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो सवाल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। In this question, we need to find an equation having the same gradient as 2y equals to 5x plus 7. मेरे पास एक इक्वेशन मौजूद है 2y equals to 5x plus 7। मुझसे कहा जा रहा है कि इस लाइन का जो ग्रेडियंट मौजूद है वो एक और लाइन का भी ग्रेडियंट है जिसकी इक्वेशन मैंने मालूम करनी है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मैं y equals to की फॉर्म में ले आऊंगा। तो सिचुएशन क्या बन गई मेरे पास, y equals to 5x plus 7 upon 2। एलसीएम ब्रेक करोगे तो y equals to 5x upon 2 plus 7 upon 2। इसका मतलब आपके पास इस इक्वेशन का स्लोप 5 अपॉन 2 के बराबर हो गया, मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, अब आपके पास जनरल इक्वेशन क्या बन चुकी होगी, y इक्वल्स टू mx प्लस c में आप m की वैल्यू पुट करवाओगे 5 अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, अब आपने c की वैल्यू मालूम करनी है, आपके पास इक्वेशन मौजूद है, इक्वेशन में स्लोप की वैल्यू ऑटोमेटिकली पुट हुई है, आपने y इंटरसेप्ट का c की वैल्यू मालूम करनी है, आपके पास कोऑर्डिनेट्स मौजूद है, कोऑर्डिनेट्स पुट करवाइए, c की वैल्यू आ जाएगी। सो कोऑर्डिनेट्स आर 3, -2, मतलब x की जगह आप 3 पुट करवाओगे, y की जगह -2 पुट करवाओगे। इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, -2 इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस c। सिचुएशन को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो -2 इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 प्लस c, 15 अपॉन 2 इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाकर -15 अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। सो c इक्वल्स टू -2 -15 अपॉन 2। एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास
डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास c की वैल्यू -19/2 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब इक्वेशन में आपके पास स्लोप की वैल्यू होनी चाहिए थी, वो आप पहले ही मालूम कर चुके हो। y इंटरसेप्ट की वैल्यू होनी चाहिए थी, दैट इज -19/2। तो आपकी फाइनल इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? y = 5/2x प्लस इंटू -19/2, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी y = 5/2x -19/2। दिस इज द फाइनल इक्वेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम यू टू सॉल्व। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक एक बात को गौर से सुनोगे तो सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक्स में तुम्हें बेसिक्स तो सब समझ में आ गई थी, लेकिन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन उसमें नहीं समझ में आएगा। कंडीशन ऑफ क्वेश्चन तुम्हें इसमें ही समझ में आएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। इफ द लाइन mx = ny + 2 has the same gradient as the x-axis, find the value of m. State the condition for the line to be parallel to the y-axis instead. अब देखो, इतने मुश्किल वर्डिंग के क्वेश्चंस को कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि आपने ग्रेडियंट मालूम करना है जिसमें ग्रेडियंट सेम है एक्स एक्सिस के। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कहीं पर भी ये लाइन लिखी हुई नजर आ जाए, सेम ग्रेडियंट एज द एक्स एक्सिस, इसका मतलब आप जिस इक्वेशन का ग्रेडियंट मालूम कर रहे हो ये इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इस बात को समझ लो, सेम ग्रेडियंट एज द एक्स एक्सिस मीन द इक्वेशन और द लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव एन इक्वेशन mx = ny + 2 एंड वी नीड टू फाइंड इट्स ग्रेडियंट। सबसे पहले वही काम करेंगे कि जनाब हम इसको y = की फॉर्म में ले आएंगे। तो y = की फॉर्म में करने का क्या है जनाब? फॉर दिस क्वेश्चन यू मस्ट रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ ग्रेडियंट, दैट इज m = y2 - y1 x2 - x1, क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है। अब देखो, मैंने y को सब्जेक्ट बनाने हैं तो मैथमेटिकली मैं इस तरीके से लिख सकता हूं mx = ny + 2, ये पॉजिटिव 2 उस तरफ जाकर -2 के बराबर हो जाएगा, मतलब mx - 2 = ny। और क्योंकि मुझे y को आइसोलेटेड फॉर्म में मालूम करना है, y को सब्जेक्ट बनाना है, तो n क्योंकि इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो y = mx - 2/n। ठीक है, और हमें पता है कि जनाब x के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ हो वो ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो जब आप इस एलसीएम को स्प्लिट करते हो तो y = mx/n - 2/n, इसका मतलब x के साथ लिखा हुआ है m/n। सो m/n इज द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन। अब आपके पास स्लोप आ गया कि जनाब y = mx/n - 2/n में जो m/n मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ये x के साथ लिखा हुआ है, x का कोफिशिएंट है, इसका मतलब दिस इज द स्लोप। अब आगे बढ़ो। Now according to the question, if the line has same gradient as x-axis, अगर कोई लाइन ऐसी है जिसका ग्रेडियंट x-axis के सेम है, तो ये बात अपने जहन में बैठा लीजिए कि this line must be parallel to x-axis। और अगर कोई लाइन parallel to x-axis होगी तो उसका ग्रेडियंट 0 के बराबर हो जाएगा। अब मुझे पता है कि जनाब मेरे पास ग्रेडियंट की वैल्यू m/n के बराबर है। अब एक बात जहन में रखना, अगर न्यूमरेटर 0 है तो ओवरऑल वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, डिनोमिनेटर 0 है तो ओवरऑल वैल्यू अनडिफाइंड के बराबर हो जाती है। बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां रिकॉल करने की जरूरत है, क्योंकि हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में मेरे पास लाइन का ग्रेडियंट 0 के बराबर हो जाता है। तो जब लाइन का ग्रेडियंट 0 के बराबर है तो इसका मतलब m/n में m की वैल्यू 0 के बराबर है, क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 के बराबर होती तो ये अनडिफाइंड हो जाता। ठीक है, अगर मेरे पास n की वैल्यू 0 के बराबर होती तो ये पूरी की पूरी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती। मेरे पास अनडिफाइंड वैल्यू नहीं है, मेरे पास वैल्यू है 0 के बराबर। तो अगर आपके पास एक फ्रैक्शन मौजूद है और उस फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू 0 के बराबर है, तो अपने जहन में ये बैठा लीजिए कि उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 0 है। और यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है? यहाँ पर न्यूमरेटर m है, इसका मतलब यहाँ पर m की वैल्यू 0 के बराबर। ठीक है, तो आपने m की वैल्यू 0 के बराबर मालूम कर ली। आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं तुमसे बोलूं कि जनाब यही लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, तो पैरेलल टू y एक्सिस अगर कोई लाइन होती है तो उसका ग्रेडियंट अनडिफाइंड होता है। ग्रेडियंट अनडिफाइंड का क्या मतलब है कि आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, किसी वैल्यू को आप 0 से डिवाइड करवा दो। इसका मतलब अगर मेरे पास ग्रेडियंट m/n है तो अब m की वैल्यू 0 हो ये जरूरी नहीं है। अनडिफाइंड का मतलब है डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? डिनोमिनेटर में n लिखा हुआ है, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ n मस्ट बी इक्वल टू 0 इन दिस केस। तो अगर आपके पास ग्रेडियंट m/n है
पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो m 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, इसका मतलब जनाब उसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जाएगा। इस सिचुएशन में उसका n 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी इसको समझने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। Question number 16. The line L has equation 3x plus 4y equals to 24. L crosses the x-axis at the point A and the y-axis at point B. Find the coordinates of A and B. Part 2, the length of the line segment AB. मेरे पास एक लाइन मौजूद है जिसकी इक्वेशन है 3x plus 4y equals to 24. ये दोनों एक्सेस को कट कर रही है। x एक्सिस को पॉइंट A पर कट कर रही है और y एक्सिस को पॉइंट B पर कट कर रही है। मैंने A और B के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं और मैंने ए और बी की लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पॉइंट ए इज पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस। जब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, पास करेगा, तो जनाब इसके वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब मैं पार्ट ए या पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को एक्स कॉमा जीरो लिख सकता हूँ, क्योंकि वाई की वैल्यू तो जीरो, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसलिए मैंने इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से पॉइंट बी क्योंकि वाई एक्सिस पर मौजूद है तो इसके एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, 0, y। तो आपके पास ए और बी का आधा आधा कोऑर्डिनेट आ चुका है, मतलब ए का y कोऑर्डिनेट्स क्योंकि वो 0 के बराबर है, b का x कोऑर्डिनेट क्योंकि वो 0 के बराबर है। और क्यों 0 के बराबर है, क्योंकि a में वो x एक्सिस को कट कर रहा है तो x एक्सिस को कट करेगा तो y 0 हो जाएगा, b में y एक्सिस को कट कर रहा है, y एक्सिस को कट करेगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now put the coordinates of A in the equation of the line to get the values of x component A in A. Mathematically we can write. अब आपने क्या करना है, आपके पास A के coordinates मौजूद है, that is x, 0, इसको इक्वेशन के अंदर पुट करवा दो। तो जब मैं इसको इक्वेशन के अंदर पुट करवाऊंगा तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, 3x plus 4y equals to 24 में x की वैल्यू मैंने x रहने दी क्योंकि वो मुझे मालूम करना है, y की वैल्यू 0 के बराबर है तो आपने y की जगह 0 पुट कर दिया। सिचुएशन क्या बन गई, 3x equals to 24, x 3 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 24/3 इक्वल्स टू 8। इसका मतलब आपके पास a के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, a का x कोऑर्डिनेट 8 के बराबर है और ये हम पहले से जानते थे कि a का y कोऑर्डिनेट 0 के बराबर है, तो a के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ चुके हैं 8,0। ऐसे ही जब आपने b के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने तो अब आपने b के कोऑर्डिनेट्स को इसी इक्वेशन में दोबारा पुट करवा देना है। b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, y पुट करवा दीजिए। तो जनाब मेरे पास सिचुएशन क्या मौजूद है, 3x plus 4y equals to 24। अब मेरे पास x की वैल्यू 0 के बराबर है, y की वैल्यू मैंने मालूम करनी है, तो 3 into 0 plus 4y equals to 24, 3 into 0 0 के बराबर, 4y equals to 24 के बराबर। ये 4 इस y के साथ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा तो y equals to 24/4 will give you 6। इसका मतलब b कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ गई, 0,6, क्योंकि y एक्सिस को कट कर रहा था तो x की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब मैंने क्या करना है, पार्ट 2 में मैंने a और b की लेंथ मालूम करनी है। तो लेंथ मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला मालूम कर लीजिए। आपके पास a के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,0, b के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,6। सो a b की लेंथ कैसे मालूम करोगे, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब 8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर। तो सिचुएशन क्या बन गई आपके पास, 8 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 के बराबर, -6 का स्क्वायर 36 के बराबर। तो 64 प्लस 36 विल गिव यू अंडर रूट 100 एंड अंडर रूट 100 बराबर होता है 10 के। सो द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज 10 यूनिट। ठीक है, आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, इसकी पार्ट 3 और पार्ट 4 को सॉल्व करना है। पार्ट 3 ये कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C दैट लाइज ऑन द लाइन L सच दैट C इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ जनाब, कि आपने पार्ट 3 में एक ऐसे पॉइंट को मालूम करना है जिसको इन्होंने पॉइंट C का नाम दिया। ठीक है, ये जो पॉइंट C है ये लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है, मतलब लाइन पर ही किसी जगह मौजूद है, और लाइन पर इस तरीके से मौजूद है कि जितना डिस्टेंस उसका x एक्सिस के साथ है उतना ही डिस्टेंस उसका y एक्सिस के साथ भी है। ठीक है, अब जरा देखो, इन पार्ट 3 यू नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C। आपने C के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। ये लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है कि दोनों एक्सिस के बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट है, मतलब अगर x से पॉइंट C का डिस्टेंस 2 के बराबर है तो y से भी पॉइंट C का डिस्टेंस 2 के बराबर होगा। इट मींस इफ इट हैज 2
as the x component, then its y component will be the 2. अगर x component 2 के बराबर है तो y component भी 2 के बराबर होगा। मतलब जितनी x एक्सिस की वैल्यू होगी, जितना x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, उतनी ही y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। मतलब x और y बराबर होना चाहिए। तो मैंने इसको a, से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब क्या करूंगे, अब हम लोग इसी इक्वेशन 3x + 4y = 24 में x और y दोनों की वैल्यू पुट करवा देंगे। हमने x और y की वैल्यू को a और a से कंसीडर किया हुआ है, तो जनाब मैंने 3x + 4y = 24 में जब a की वैल्यू पुट करवाई तो 3a + 4a = 24, 3a + 4a बराबर हो जाएगा 7a = 24 के। मुझे a की वैल्यू चाहिए तो जनाब 7 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, a = 24/7। इसका मतलब जनाब मेरे पास c के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं वो क्या आ गए हैं, 24/7। क्यों? क्योंकि इसके x और y दोनों इक्वी डिस्टेंट थे। मतलब c के कोऑर्डिनेट्स ऐसे थे कि जितना डिस्टेंस x का है उतना ही डिस्टेंस y का है। तो जितने कोऑर्डिनेट, जितना वैल्यू x कंपोनेंट की होगी उतनी ही वैल्यू y कंपोनेंट की भी होगी। तो जनाब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ c बराबर होगा 24/7 के। अब पार्ट 4 बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो ओरिजिन से पास हो रही हो और पॉइंट c से पास हो रही हो। c के आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 24/7। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। तो आपने इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या मालूम करना है, इन पार्ट 4 यू नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन OC पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब ये y एक्सिस को 0 पर कट कर रहा है, इसका मतलब इसका y इंटरसेप्ट 0 के बराबर हो गया। तो हमें c अलग से मालूम करने की जरूरत नहीं है। मैं इसी वीडियो में प्रीवियसली भी ये बात बता चुका हूं कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उसके c की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। सो ऑल यू नीड टू फाइंड इज द ग्रेडियंट। हमने ग्रेडियंट मालूम करना है। तो मेरे पास दो पॉइंट्स मौजूद हैं। c के कोऑर्डिनेट्स हैं 24/7, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। स्लोप मालूम कर लीजिए। तो जनाब m बराबर हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, मतलब 24/7 - 0 अपॉन 24 - 7/0, या 24/7 और जब आप इन दोनों को माइनस करवाओ, डिवाइड करवाओगे तो आपके पास आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। मतलब आपके पास स्लोप की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। अब आपके पास m की वैल्यू 1 के बराबर, c की वैल्यू 0 के बराबर जनरल इक्वेशन में पुट करवा दीजिए। फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, y = mx + c में m की जगह 1, c की जगह 0, तो y = 1x + 0। तो सिचुएशन क्या बन गई, y = x। तो वो लाइन जो o और c से पास हो रही होगी उसकी इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, y = x। सो यहां तक आई कंफर्म के जनाब यहां तक आपकी बात समझ में आ चुकी होगी। सवाल की डिफरेंट कंडीशंस भी समझ में आ चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब जरा क्वेश्चन नंबर 17 के पार्ट 1 को देखो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P and Q आर, मेरे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P and Q मौजूद है, दैट इज 2,3 and 9,5 रिस्पेक्टिवली। मतलब P के कोऑर्डिनेट 2,3 and Q के कोऑर्डिनेट्स 9,5 है। और मैंने कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं एक ऐसी लाइन के जो P और Q से भी पास हो रही हो और x एक्सिस को भी कट कर रही हो। ठीक है, अब कहीं नहीं लिखा हुआ कि तुमने इक्वेशन मालूम करनी है, लेकिन इस इक्वेशन को, इस सवाल को तुम विदाउट फाइंडिंग द इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब P और Q एक लाइन है और इस लाइन को जब आप एक्सटेंड करोगे तो ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पर टच कर रही है आपने उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करने। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पॉइंट P और Q के दरमियान बनने वाली लाइन की इक्वेशन लाजमी तौर पर फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं। In this question we need to find the coordinates of the point which intersects the x-axis and passing through P and Q। एक ऐसी हमने कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं एक ऐसी लाइन के जो P और Q से भी पास हो रही हो और x-axis को इंटरसेक्ट भी कर रही हो। तो सबसे पहले आपने P और Q लाइन की इक्वेशन मालूम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जनाब हमें पता है कि सबसे पहले हमें ग्रेडियंट मालूम करना पड़ेगा P और Q का। तो m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, वैल्यूज पुट करोगे 5 - 3 अपॉन 9 - 2 = 2/7। ग्रेडियंट आपके पास आ चुका है 2/7। सो अब हमने क्या मालूम करना है जनाब, c की वैल्यू मालूम करनी है। तो मुझे पता है कि मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स मौजूद है, मैं कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट पुट करवा दूंगा, मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो जनरल इक्वेशन क्या बन चुकी है मेरे पास, y = 2/7 × x + c। क्यों? क्योंकि मेरे पास ग्रेडियंट की वैल्यू 2/7 आई थी, मैंने m की जगह 2/7 पुट कर दिया। अब 2,3 या 9,5 इन दोनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट भी तुम इसके अंदर पुट करवाओगे, c की वैल्यू आ जाएगी। तो चॉइस इज एंटायरली योर। मैं 2 और 3 पुट करवा देता हूं, मतलब मैं p की वैल्यू पुट करवाता हूं। तो 3 = 2/7 × 2 + c, 3 = 4/7 + c के बराबर हो जाएगा। 4/7 = के दूसरी तरफ जाकर -4/7 के बराबर हो जाएगा। सिचुएशन क्या बन जाएगी, c = 3 - 4/7। आपने यहां पर इसका एलसीएम लेना है।
अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है तो आप 4/7 को डेसिमल में कन्वर्ट कर कर भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो सी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 17/7। तो पी क्यू की इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है क्या, y इक्वल्स टू 2/7x प्लस 17/7। अब मुझसे क्या कहा जा रहा है कि ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है। जब ये x एक्सिस को कट कर रही है तो इसके y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि जब भी कोई लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही होती है उसकी y की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर y की वैल्यू 0 पुट करवाएंगे और x की वैल्यू मालूम करनी है तो उसको एज इट इज रहने देंगे। मतलब सिचुएशन क्या बन चुकी है, 0 इक्वल्स टू 2/7x प्लस 17/7। अब x की वैल्यू मालूम करनी है तो x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये 17/7 इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाकर -17/7 के बराबर हो जाएगा। मतलब 2/7x इक्वल्स टू -17/7। इस x के साथ ये 2/7 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। आसानी के लिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, x इक्वल्स टू -17/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, सिचुएशन क्या बन गई, -17/2। इसका मतलब अगर मैं लाइन पी क्यू को x एक्सिस से इंटरसेक्ट करवाऊं तो x एक्सिस पे ये जिस जगह कट करेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -17/2 और 0। -17/2 को आप -8.5 भी लिख सकते हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आपकी मर्जी के ऊपर है, आंसर्स दोनों सही हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि जनाब एक लाइन है जो पी क्यू से पास हो रही है और एक्स एक्सिस को कट कर रही है और आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जिस जगह पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो पहले आपको उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर उस इक्वेशन में पॉइंट पुट करवाओगे एक्स इंटरसेप्ट के, मतलब y की वैल्यू 0 पुट करवाओगे तो तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे। इस सवाल का मतलब ये था कि ये कंडीशन समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं, इसका पार्ट 2 क्या कह रहा है, गिवन दैट y इक्वल्स टू 5 इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल PQR, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। पार्ट 3 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ PQ। ये तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हो। हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम R टू PQ। अब इस स्टेप को भी हम ऑलरेडी 6B में कर चुके हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखो तुम्हारे पास एक डायग्राम मौजूद है जिसमें मैंने P और Q को एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा दिया कि P के कोऑर्डिनेट्स 2,3 और Q के कोऑर्डिनेट्स 9,5 है, ठीक है। देखो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इन पार्ट 2 वी नीड टू ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कंप्लीट फिगर को दो सिमिलर शेप्स में डिवाइड कर दे। एक ऐसी लाइन जो किसी भी शेप को दो सिमिलर शेप्स में डिवाइड कर दे। तो अगर मैं एक ट्रायंगल PQR, क्योंकि यहां लिखा हुआ है पार्ट 2 में कि y इक्वल्स टू 5 इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल PQR, अगर मैं ट्रायंगल PQR के ऊपर लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊंगा तो ट्रायंगल PQR दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ दैट लाइन ऑफ सिमेट्री। इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 5। अगर y इक्वल्स टू की फॉर्म में आपके पास कोई इक्वेशन मौजूद है जिसमें x मौजूद नहीं है, सिर्फ y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 4 या y इक्वल्स टू 3 है, तो क्या करोगे, y एक्सिस पे 5 की वैल्यू से एक पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दोगे लाइक दिस। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स y इक्वल्स टू 5 और यही आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब इस लाइन ऑफ सिमेट्री का तुम्हें फायदा क्या हुआ, इसका मतलब जितना PQ तुम्हारे पास इस लाइन के नीचे बना हुआ है इतना ही QR तुम्हारे पास इस लाइन के ऊपर बना हुआ होगा, ठीक है। समझ में नहीं आई, देखो अब जरा डायग्रामेटिकली देखो इसको। सो वी ड्रॉ इट्स रिफ्लेक्शन, वी विल नो दैट एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ R। अब मैं क्या करूंगा, इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी चीज को दो इक्वल हिस्सों में कट कर देती है। तो इसका जो आपके पास रिफ्लेक्शन बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखो जितना डिस्टेंस P से Q तक है उतना ही डिस्टेंस Q से R तक हो जाएगा, सही। और जितना डिस्टेंस P से इस लाइन ऑफ सिमेट्री तक है उतना ही डिस्टेंस R से इस लाइन ऑफ सिमेट्री तक हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ जनाब कि आपके पास जो R के कोऑर्डिनेट्स आने थे वो क्या आ गए जनाब, 2,7, क्योंकि 2,7 वो पॉइंट है जहां पर आपके पास पॉइंट R लाई कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फिर से रिपीट कर दूं। देखो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी डायग्राम को दो इक्वल हिस्सों में कट कर दे, ठीक है। आप इसको मिरर इमेज भी कह सकते हो,
उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब इस लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ किया तो मुझे पता चला कि जितना डिस्टेंस P और Q के दरमियान होना चाहिए उतना ही डिस्टेंस Q और R के दरमियान होना चाहिए, और जितना डिस्टेंस P से इस लाइन ऑफ सिमेट्री के दरमियान है उतना ही डिस्टेंस R से इस लाइन ऑफ सिमेट्री के दरमियान होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R मेरे पास कितने आ गए जनाब, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R मेरे पास आ गए 2,7। ठीक है जनाब, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपने क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू की लेंथ मालूम करनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लीजिए। आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपके पास। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। पी क्यू है मेरे पास 2,3, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9,5, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए, 9 माइनस 2 का स्क्वायर 7 के बराबर हो गया, 5 माइनस 3 2 के बराबर हो गया। तो जनाब पी क्यू का मेरे पास डिस्टेंस कितना आ गया, √53 यूनिट्स। तो पार्ट 3 हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 4 को देखते हैं। हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम R टू पी क्यू। अब क्या करना है, देखो तुम्हारे पास पी क्यू मौजूद है, तुमने इस पी क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि आर को कट करे। इसका मैंने बहुत ही डिटेल में तरीका 6A और 6B में सिखाया था। ठीक है, अब मैं उतनी डिटेल में तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ी गाइडलाइन जरूर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इन पार्ट 4 वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आर टू पी क्यू। इसके लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा ये परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर क्या होगा जनाब, आर से ड्रॉप होगा और पी और क्यू को एग्जैक्टली इस तरीके से कट कर रहा होगा कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, लाइक दिस। तो ये जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, ये ग्रीन लाइन बेसिकली एक ऐसा परपेंडिकुलर है जो आर से आ रहा है और पी और क्यू को कट कर रहा है। ठीक है, और कैसे कट कर रहा है, एग्जैक्टली 90 डिग्री पर, और मैंने इसकी लेंथ मालूम करनी है। अब इसकी लेंथ मालूम करने के मैंने दो तरीके बताए थे। एक तो ग्राफिकल मेथड है कि आपके पास ग्राफ मौजूद हो, तो आपके पास आर के कोऑर्डिनेट्स तो पहले से मौजूद है 2,7, मतलब आपके पास इस ग्रीन लाइन के एक कोऑर्डिनेट आर है 2,7 और एक कोऑर्डिनेट आप यहां से मालूम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ग्राफ मौजूद ना हो, फिर क्या करोगे, फिर तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला मेथड यूज करोगे। ये चीज भी मैं पहले समझा चुका हूं, तो मैं यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला मेथड यूज कर रहा हूं क्योंकि वो हर जगह एप्लीकेबल है। वो सिर्फ नॉन ग्राफिकल मेथड नहीं है, वो ग्राफिकल मेथड में भी एप्लीकेबल हो सकता है, जबकि ग्राफिकल मेथड के लिए ग्राफ का होना जरूरी है, जो कि जरूरी नहीं हमेशा आपके पास मौजूद हो। तो हम वो मेथड यूज करेंगे जो कि कॉमनली यूज हो रहा हो। तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के मेथड से इस परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम करूंगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है जनाब, एरिया इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ बेस। मैं इस वक्त P और R को बेस कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने P और R को बेस कंसिडर कर लिया और परपेंडिकुलर हाइट कंसिडर करूंगा मैं किसको, जो मेरे पास लाइन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले PR की लेंथ मालूम कर लेते हैं। ठीक है, PR की लेंथ कैसे मालूम करोगे, P के कोऑर्डिनेट्स है 2,3, R के कोऑर्डिनेट्स है 2,7। डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करवाएंगे तो PR की वैल्यू मेरे पास 4 के बराबर हो जाएगी, क्लियरली मेंशन हुआ हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर हाइट मालूम करनी है। परपेंडिकुलर हाइट देखो किस तरीके से मालूम होगी, ये जो तुम्हारे पास y इक्वल्स टू 5 लाइन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, ये Q से इस PR के ऊपर जिस जगह तक कट कर रही है, आपने यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मालूम करना है। क्योंकि देखो ये लाइन तो y इक्वल्स टू 5 कहीं से भी शुरू होकर कहीं पर भी खत्म हो सकती है, लेकिन मैंने इसके सिर्फ उस पार्ट का डिस्टेंस मालूम करना है जो कि इस ट्राइंगल के अंदर मौजूद है। तो ट्राइंगल के अंदर Q से लेकर इस पॉइंट तक मौजूद है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 9,5, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2,5। तो जनाब आपने यहां पर परपेंडिकुलर हाइट का डिस्टेंस किस तरीके से मालूम कर लिया, 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इसका परपेंडिकुलर हाइट मेरे पास 7 के बराबर हो गई। तो y इक्वल्स टू 5 ऑल्दो एक बहुत बड़ी लाइन है, लेकिन आपने इस y इक्वल्स टू 5 के सिर्फ उस पार्ट को यूज करना है जो कि बेस और पीक के साथ मौजूद हो, उसके बाहर के किसी पार्ट का डिस्टेंस आपने मौजूद नहीं करना। तो पीक मैंने Q को कंसिडर कर लिया, Q का कोऑर्डिनेट है 9,5, बेस मैंने PR को कंसिडर कर लिया, PR को ये किस जगह पर कट कर रही है 2,5 पर कट कर रही है, तो आपके पास दोनों के कोऑर्डिनेट्स हो गए, आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। अब आपके पास बेस भी आ चुका है, परपेंडिकुलर हाइट भी आ चुकी है, तो अब हम मालूम करेंगे एरिया। तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे जनाब, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। तो जनाब मेरे पास एरिया आ गया इस पूरे के पूरे PQR का 14 यूनिट स्क्वायर के बराबर। अब समझने की बात यह है कि मैंने एरिया अभी मालूम किया है PR बेस और Q
से पढ़ने वाले परपेंडिकुलर की मदद से। अब मैं इस PRQ ट्राइंगल का एरिया किसी भी बेस से मालूम करूं, किसी भी परपेंडिकुलर हाइट से मालूम करूं, इसके एरिया की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एरिया विल रिमेन सेम। अभी आपने PR को बेस बनाया, अब मैं PQ को बेस बनाऊंगा तो भी इसका एरिया सेम ही रहेगा, एरिया चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इनक्लोज्ड है। इनक्लोज्ड का मतलब ये कहीं से ओपन नहीं है। तो अगर आपने PQR का एरिया किसी भी बेस और किसी भी परपेंडिकुलर हाइट से मालूम कर लिया तो वो वैल्यू अब हर जगह कांस्टेंट रहेगी। इसी वजह से, इसी तरीके से अब हम लोग इस ग्रीन परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अब मुझे PQ को बेस बनाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। Now we have the area of triangle with base PR and the line of symmetry as perpendicular height। अभी जो एरिया मालूम किया उसमें बेस PR के बराबर थी और लाइन ऑफ सिमेट्री को मैंने परपेंडिकुलर हाइट कंसिडर किया था। अब मैं यही वैल्यू यूज करूंगा, एरिया को मालूम करूंगा किसकी मदद से, ग्रीन परपेंडिकुलर हाइट की मदद से, और बेस जिसको मैंने PQ ले लिया क्योंकि ये ग्रीन परपेंडिकुलर हाइट PQ के ऊपर परपेंडिकुलर हाइट बनी हुई है। तो इसका मतलब मेरे पास बेस क्या हो गया, PQ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, PQ का आप लोग जो है वो डिस्टेंस मालूम करोगे, और ये ऑलरेडी हम पार्ट 3 में मालूम कर चुके हैं जिसकी वैल्यू √53 के बराबर थी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, एरिया इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया की वैल्यू 14 आपने अभी निकाली है थोड़ी देर पहले। ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है, बेस की वैल्यू √53 के बराबर है, वैल्यूज पुट करवा दीजिए। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिचुएशन क्या बन गई, हाइट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन √53। 2 मल्टीप्लाई बाय 14 28/53 के बराबर, और 28 अपॉन 7.28 क्योंकि √53 बराबर होता है 7.28 के। इसका मतलब हाइट की वैल्यू कितनी हो गई, ये जो आपके पास ग्रीन हाइट मौजूद है इसकी वैल्यू हो गई 3.84 यूनिट्स के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले की मदद से मैंने इस ग्रीन परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर लिया। तो आई बिलीव यहां तक अब लाइन ऑफ इक्वेशन बनाना भी आ चुकी है, ग्रेडियंट भी बनाना आ चुका है, डिस्टेंस फॉर्मूला की इंप्लीमेंटेशन भी आ चुकी है, तो बहुत हद तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो अब थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को देखा। योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन विल बी एंटरटेन, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम इसको खुद से प्रैक्टिस करो। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन की कंडीशन में जितनी भी बता दूं, जब तक तुम खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, हेल्प आउट करेंगे ये वीडियो, ये पूरी स्लाइड्स आपको इस मामले में। ठीक है, पहले भी बता चुका हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो प्रोपोर्शन है पेपर में वो 6 से 8 मार्क्स का है अगर इंडिविजुअली है। यही अगर ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिलकर आ जाए तो फिर एक ज़्यादा हेल्दी क्वेश्चन बन जाता है, जो कि कभी कभार 14 to 16 मार्क्स तक भी चला जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रांग होगी तो इसके बाद वाला टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्री वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ट्राइंगल से ही रिलेटेड है, बल्कि वो तो पूरा का पूरा इंटायरली ट्राइंगल ही है। तो आई बिलीव कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। क्वेश्चन के जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनके प्रॉपर आंसर्स दिए जाएंगे। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।